आज के वीडियो में हम करेंगे फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। पिछले वीडियो के अंदर हमने किया था कि चुनाव आयोग की फॉर्मेशन और उसके क्या क्या संविधान के अंदर प्रावधान है, ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो के अंदर की थी। आज के वीडियो के में हम फंक्शन करेंगे कि चुनाव आयोग जो है, निर्वाचन आयोग जो है, वो कौन कौन से कार्य करता है। तो मैंने आपको दो कार्य बता दिए थे। पहला कार्य क्या बताया था? प्रीसीमन करना, ठीक है। और दूसरा कार्य क्या बताया था? राजनीतिक दलों को मान्यता देना, ठीक है। हल्का फुल्का थोड़ा सा और बता देती हूँ मैं दोबारा से। प्रीसीमन करने का मतलब क्या है कि हर 10 साल के बाद, हर 10 साल की जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का जो निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाएगा? प्रीसीमन के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और जो सीटें हैं उनका निर्धारण किया जाएगा 1971 की जनगणना के आधार पर। जो सीटें हैं, सीटों का मतलब क्या है? जैसे राज्यसभा की सीटें यूपी से कितनी हैं, लोकसभा की सीटें एमपी से कितनी हैं, ठीक है। इन सीटों का जो निर्धारण है वो किस जनगणना के अकॉर्डिंग किया गया? 1971। लेकिन कहाँ से कौन सा निर्वाचन क्षेत्र होगा? जैसे सोनीपत के अंदर कौन कौन से निर्वाचन क्षेत्र आएंगे? जैसे राय हुआ आपका, खरखोदा हुआ, ठीक है, गन्नौर हुआ। तो ये वाले जो क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र, ये किसकी जनगणना के अकॉर्डिंग किए जाएंगे? 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग। और परिसीमन करने का काम कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन करेगा। एक बात ध्यान रखना, परिसीमन के द्वारा जिन भी क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा, जिन भी निर्वाचन क्षेत्रों को डिसाइड किया जाएगा, उनको किसी भी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। और ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 329, ठीक है। परिसीमन का जो आधार है वो कौन सा आर्टिकल है? 82। तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर या न्यायालय के अंदर किसके निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती है। न्यायालय के अंदर किसके निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती? प्रीसीमन के निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती। और कौन सा आर्टिकल है जो ये बात बताता है? आर्टिकल 329 से बात बताता है। तो पहला फंक्शन ये बताया था। दूसरा फंक्शन बताया था कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उन राजनीतिक दलों को मान्यता देने का काम कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। देखिए, आज के टाइम में मान्यता लेना बहुत ईजी है। कोई भी राजनीतिक दल बना सकता है। सिर्फ 10,000 रुपये चाहिए और 100 लोग उसके समर्थन में होने चाहिए, तो राजनीतिक दल की जो है मान्यता मिल जाती है। लेकिन जब तक कोई राजनीतिक दल अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाता, पंजीकृत नहीं करवाता, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। दूसरा, आपके बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जिनमें महत्वपूर्ण हैं एक तो राष्ट्रीय दल और एक राज्य दल। राष्ट्रीय दल की मान्यता भी जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा दी जाती है, और राज्य दल की जो मान्यता है वो भी आपकी जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा दी जाती है, ठीक है। ये सारी कंडीशन है कि किस किस को राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलेगी, किसको राज्य दल की मान्यता मिलेगी, हमने पिछली वीडियो में डिस्कशन किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट कार्य है इसका, वो है आचार संहिता लागू करना। आचार संहिता जो है इलेक्शन कमीशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आचार संहिता कब लागू होगी। जैसे ही चुनाव की उद्घोषणा होती है, चुनाव की उद्घोषणा का काम भी निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, उसी दिन से ही आचार संहिता लग जाती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मिनिमम कितने दिन की लगती है और मैक्सिमम कितने दिन की लगती है। तो मिनिमम जो आचार संहिता लगती है वो लगती है 30 दिन की, और ज़्यादातर जो आचार संहिता लगती है वो लगती है 90 दिन की, ठीक है। अब आचार संहिता के दौरान क्या होती है? आचार संहिता, आचार संहिता के दौरान कौन कौन से काम नहीं हो सकते या कौन कौन से काम किए जा सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, आचार संहिता के दौरान कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक नेता कोई भी नई घोषणा नहीं कर सकता। अगर वो करते हैं तो ये आचार संहिता के खिलाफ होगा। जैसे 1984 के इलेक्शन में राजीव गांधी के द्वारा 5 अरब की इंदिरा गांधी महिलाओं के लिए एक योजना डिक्लेयर की गई, जो कि क्या करती थी? आचार संहिता का उल्लंघन करती थी, ठीक है। दूसरा, जितने भी सरकारी अधिकारी हैं उनका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, उनका स्थानांतरण नहीं हो सकता, कोई भी नई नियुक्ति नहीं की जा सकती,
ठीक है। कोई भी पेड न्यूज़ जो है वो नहीं छप सकती। पेड न्यूज़ का मतलब क्या होता है कि जैसे पैसे देकर किसी राजनेता की कार्यों का बखान करना या विपक्ष की बुराई करना, इस तरह से मतलब पैसे देकर पेड न्यूज़ भी छापी नहीं जा सकती। आचार संहिता के अंदर और कौन कौन सी बातें इंक्लूड होती है, देखिए 2007 से राजनीति के अंदर अपराधीकरण को कम करने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा एक निर्णय लिया गया कि जो भी व्यक्ति, जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, उन्हें अपनी पूरा का पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा। अगर उसके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, उसका ब्यौरा देना पड़ेगा। उसकी कितनी संपत्ति है, उसका ब्यौरा देना पड़ेगा। उसके परिवार में कितने सदस्य हैं, यानी अपना फुल रिकॉर्ड, ताकि मतदाताओं को उम्मीदवारों के बारे में अच्छे से पता चल सके। अगर इस दौरान कोई भी आचार संहिता का उल्लंघन करता, मान लीजिए मतदाता अगर आचार संहिता का उल्लंघन करता, कैसे अपने वोट को दारू की बोतल में बेच देता है, या फिर पैसों में वोट को देता है, या फिर जाति या धर्म के नाम पर लोगों को भड़काता है, तो उसकी जो वोट देने का जो अधिकार है वो रद्द किया जा सकता है। अगर ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी करती है तो उसकी पॉलिटिकल पार्टी की सदस्यता रद्द की जा सकती है। अगर कोई नेता ऐसा करता है तो उसके चुनाव लड़ने पर बैन लग सकता है। आचार संहिता जो है उसका मतलब है कि चुनाव के दौरान किस तरीके से चुनाव लड़ना है, ताकि चुनाव लोकतांत्रिक रहे, निष्पक्ष रहे और उसके जो रिजल्ट आए वो सही आए। तो आचार संहिता कब लागू की जाती है? जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होता है, उसकी तिथि डिक्लेयर होती है, उसी दिन से आचार संहिता लग सकती है। मिनिमम कितनी हो सकती है? 30 दिन की। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 90 दिन की हो सकती है। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर पनिश किया जाता है। ठीक है, किस किस को पनिशमेंट मिलती है मैंने आपको बता दिया। अगर वो वोटर है तो वो वोट नहीं डालेगा, और अगर वो नेता है तो उसके चुनाव लड़ने पर बैन हो सकता है। अगर राजनीतिक दल कुछ ऐसा काम करता है, कुछ ऐसे हथकंडे अपनाता है, धर्म या जाति के नाम पर वोट मांगता है, तो वहाँ पर भी उस राजनीतिक दल की मान्यता को रद्द किया जा सकता है। ठीक है, तो आचार संहिता लागू करने का काम जो है वो किसका है? पॉलिटिकल पार्टीज का है। उसके बाद और क्या काम करता है वो? चुनाव अभियान। चुनाव अभियान अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में किस तरीके से करना है, ये सब किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा डिसाइड किया जाता है। जैसे ही लास्ट दिन होता है नामांकन पत्र वापस लेने का, उसके 14 दिन तक चुनाव का प्रचार प्रसार किया जा सकता है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चुनाव का प्रचार प्रसार कितने दिन के लिए किया जा सकता है? 14 डेज के लिए। और जैसे ही चुनाव होने वाले हैं तो चुनाव जो है के 48 घंटे पहले हम डोर टू डोर जाके तो प्रचार कर सकते हैं, अदरवाइज हमें प्रचार प्रसार जो है वो लाउड स्पीकर के द्वारा या रेडियो के द्वारा हम उस पर प्रतिबंध लग जाता है। तो 14 दिन तक चुनाव कर सकते हैं। कब? जैसे ही नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन होता है उससे 14 दिनों तक हम क्या कर सकते हैं। तो ये सब कौन डिसाइड करता है? ये सारा का सारा जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या किया जाता है? डिसाइड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है मतदान करवाना। मतदान करवाने का कार्य जो होता है वो निर्वाचन आयोग का काम होता है। मशीनरी कौन उपलब्ध करवाता है? जिन क्षेत्रों के अंदर चुनाव हो रहे हैं वहाँ की राज्य सरकार, अगर सेंटर के चुनाव हो रहे हैं तो केंद्र सरकार जो है मशीनरी उपलब्ध करवाता है निर्वाचन आयोग को। जो मतदान के अंदर योगदान देते हैं मेंबर, सदस्य, उनको उपलब्ध करवाने का काम राज्य सरकार का होता है, केंद्र सरकार का होता है। ठीक है, जहाँ पर मतदान होता है वहाँ पर सभी पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंट्स बैठे होते हैं, ताकि जो है मतदान जो है वो कैसा हो सके? निष्पक्ष हो सके और उसमें धांधली ना हो सके। अगर मान लीजिए कहीं पर किसी चुनाव में धांधली हो भी जाती है तो दोबारा से वहाँ पर चुनाव करवाने का काम जो होता है वो किसका होता है? निर्वाचन आयोग का होता है। ठीक है, आजकल वैसे भी जो चुनाव करवाया जाता है वोटिंग मशीन के द्वारा किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो वोटिंग मशीन है उसका प्रयोग सबसे पहले इंडिया के अंदर कब किया गया? ठीक है, 1980 के अंदर M.B. हनीफा नाम का व्यक्ति था, उन्होंने वोटिंग मशीन को इन्वेंट किया था इंडिया के अंदर। ठीक है, और सबसे पहले जो वोटिंग मशीन की शुरुआत हुई थी वो कब शुरू हुई थी? 1990
8 के अंदर शुरुआत हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मध्य प्रदेश, राजस्थान और नई दिल्ली, इनके विधानसभाओं में इसका प्रयोग किया गया था। और पूरे राज्य में जहाँ पर वोटिंग मशीन का प्रयोग हुआ था 1999 में, वो राज्य है गोवा। क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्ण रूप से किस राज्य के अंदर वोटिंग मशीन का प्रयोग हुआ है, तो वो कहाँ पर हुआ है? गोवा के अंदर हुआ है। और कब हुआ है? 1999 में। और पूरे देश के अंदर वोटिंग मशीन का प्रयोग हुआ था 2004 में। तो वोटिंग मशीनों में धांधली ना हो, ठीक है, चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, और मतदान केंद्रों पर मतदान करवाने का जो काम होता है वो किसका होता है? निर्वाचन आयोग का होता है, ठीक है। उसके बाद है सीटों का आरक्षण। समय समय पर सीटें कहाँ से कितनी सीटें आरक्षित की जाएंगी, ये काम भी कौन करता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। देखिए, आप हमारे संविधान में ये प्रबंध किया गया था कि जो दलित तबका है, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, उन लोगों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए। चुनाव आज के टाइम में कौन लड़ सकता है? जिसके पास ज़्यादा पावर है, ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है, वही चुनाव लड़ता है। लेकिन जब हमारी संविधान सभा का गठन किया गया था तो वहाँ पर एक साम्यवादी दल के एक प्रमुख वक्ता थे जिनका नाम था रंगा। उन्होंने कहा कि इस तरीके से तो पूरी की पूरी प्रभुसत्ता किनके लोगों के हाथ में रहेगी? जो पावरफुल लोग हैं और जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उन वो तो चुनाव जीतकर आ ही नहीं सकते, तो उनके लिए स्थान आरक्षित किए गए थे, ठीक है। तो अब लोकसभा के अंदर सीटें आरक्षित हैं। 84 सीटें जो हैं वो किसके लिए? एससी के लिए, और 47 सीटें जो है वो एसटी के लिए हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जो सीटें आरक्षित होती हैं, ठीक है, वो कितनी कितनी सीटें हैं? तो 84 एससी के लिए, वर्तमान का डाटा बता रही हूँ, और 47 जो सीटें हैं वो किसके लिए हैं? एसटी के लिए हैं। तो इनका निर्धारण भी किसके द्वारा किया जाता है? वैसे तो ये सीटें संसद निर्धारित करता है, लेकिन इन सीटों के अंदर कुछ धांधली ना हो, इनके चुनाव सही तरीके से हो, ये सब कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। तो निर्वाचन आयोग क्या क्या काम करता है उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, चुनाव करने के बाद 45 दिन के अंदर अंदर जो भी चुनाव के अंदर पैसा खर्च किया गया है उसका पूरा का पूरा डाटा जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको किसके पास जमा करवाना होता है? निर्वाचन आयोग के पास जमा करवाना होता है। अगर इलेक्शन कमीशन ने जो राशि डिसाइड की है उस राशि से ज़्यादा अगर पैसा खर्च होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। देखिए, अब ये चुनाव खर्च काफ़ी बढ़ चुका है। पहले चुनाव खर्च काफ़ी कम डिसाइड किया गया था निर्वाचन आयोग के द्वारा। अब विधानसभा का और जो लोकसभा का जो चुनाव खर्च है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। जैसे पहले क्या था? 40 लाख था, अब 40 लाख से कितना हो गया है? 70 लाख हो गया है। जो छोटे राज्य हैं उनके लिए कितना है? 16 लाख रुपए हैं। पहले ये राशि काफ़ी कम हुआ करती थी। तो अगर इस राशि से ज़्यादा कोई पॉलिटिकल पार्टी पैसा खर्च करती है तो उसके चुनाव को क्या है? अवैध घोषित किया जा सकता है। और ये काम किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। उसके बाद याचिका दायर करना। अगर मान लीजिए किसी मेंबर्स ने गलत तरीके से चुनाव जीता है तो उसके खिलाफ याचिका दायर की जा सकती है। उन याचिकाओं पे सुनवाई करता है और उन याचिकाओं को कोर्ट तक पहुंचाने का काम जो करता है, इनिशियल जो सुनवाई होती है वो होती है यहीं पर निर्वाचन आयोग में। लेकिन ध्यान रखना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की इनिशियल जो सुनवाई होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है चुनाव में तो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाएंगे। लेकिन अदर्स अगर चुनाव हो रहे तो शुरू में हम कहाँ पर जाएंगे? यहीं पर जाएंगे। देखिए, मैं अब आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि 1971 में जब इंदिरा गांधी ने चुनाव जब वो जीत कर आई तो उनके खिलाफ ये आरोप लगाया गया कि उन्होंने मिसयूज़ किया है सरकारी मशीनरी का, ठीक है। और ये याचिका किसने दायर की थी? जयनारायण ने दायर की।
उस बरेली, वो जो क्षेत्र था बरेली से ही इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा था, और उसके जो अपोजिशन में जो कैंडिडेट था उसका नाम था जयनारायण। उन्होंने ये याचिका इलाहाबाद कोर्ट के अंदर डाली थी। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें कि चुनाव सही तरीके से लड़ा जा रहा है, नहीं लड़ा जा रहा है, मशीनरी का मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है। आप एक बात ध्यान रखें, जैसे ही चुनाव शुरू होते हैं, चुनाव कार्यक्रम के अंदर जो रैलियां वगैरह होती हैं, तो उसमें सरकारी मशीनरी का यूज़ सत्ताधारी जो पार्टी है वो नहीं कर सकती। सरकारी वाहन का प्रयोग सिर्फ उस टाइम पर एक प्रधानमंत्री को छोड़कर किसी को भी अलाउड नहीं है। अगर ऐसा वो करते हैं तो उसके चुनाव को भी निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या किया जा सकता है, अवैध घोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन क्या क्या काम करते हैं, देखिए मैं आपको पॉइंट गिनवा देती हूँ, आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है तिथि की घोषणा करना, मतदान की तिथि की उद्घोषणा करना कि किस दिन चुनाव होंगे। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट रहेगा वो प्रीसिमन करना कि कहाँ कहाँ से कितनी सीटें रहेंगी, कौन कौन से निर्वाचन क्षेत्र रहेंगे। ठीक है, उसके बाद है राजनीतिक दलों को मान्यता देना, मतदान करवाना, मतदान सूचियाँ बनाना। ठीक है, मतदाता सूचियों के अंदर क्या होता है कि हर जब भी चुनाव होते हैं तो उनको अपडेट किया जाता है। ऐसा होता है कि कुछ व्यक्ति जो थे पीछे 17 साल के थे वो 18 साल के हो गए हैं, तो उनको उनका पहचान पत्र वगैरह जारी किया जाता है। ठीक है, उनको क्या बनता है, वोटर कार्ड बनता है। तो ये काम कौन करवाता है, निर्वाचन आयोग करता है। और आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि पहले जो मतदान डालने की आयु थी वो कितनी हुआ करती थी, 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन 21 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से संविधान संशोधन से मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। कब हुआ था ऐसा, राजीव गांधी की जब सरकार थी 1989 में। और कौन सा संविधान संशोधन था, 61वां। कई बार एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना। पहले मतदाता की आयु कितनी थी, 21 वर्ष थी, 21 वर्ष से घटाकर कितनी की गई, 18 वर्ष की गई। और कब कौन से संविधान संशोधन से हुई थी, 61वें संविधान संशोधन से हुई थी। और कब हुई थी, 1989 में। और आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि ये जो मतदाता की आयु घटाने का जो कंसेप्ट था वो कौन सी चुनाव समिति ने दिया था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो ताराकुंडे समिति थी उन्होंने ये सलाह दी थी कि हमें मतदाता की जो आयु है वो घटा देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या था आपका, चुनाव अभियान, कैंपेन्स। भाई किस तरीके से आप रैलियां निकाल सकते हो, कितने दिन निकाल सकते हो, कितने दिन प्रचार कर सकते हो, 14 दिन। ठीक है, और उसके बाद जमानत राशि जब्त करना। अगर मान लीजिए कि किसी उम्मीदवार ने जो टोटल वोट पड़े हैं उनका 1/6 भाग अगर उन्होंने प्राप्त नहीं किया है तो उनकी जमानत राशि जो है वो जब्त की जा सकती है। ठीक है, अब जमानत राशि भी बदली हुई है। पहले क्या था, जमानत राशि काफ़ी कम हुआ करती थी, और आजकल क्या है, जमानत राशि काफ़ी बढ़ गई है। जैसे पार्षद के चुनाव के लिए जनरल अगर 1/6 वोट गेट नहीं करता तो उसको 5,000, और SC ST के लिए कितनी है, 2500। ठीक है, और विधानसभा के लिए जनरल के लिए कितनी है, 10,000, और SC ST के लिए कितनी है, 5,000, और लोकसभा के लिए कितनी है, 25,000, और SC ST के लिए कितनी है, 12,500। देखिए दोबारा से सुन लीजिए, ये राशि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगर आप पार्षद का चुनाव लड़ रहे हो और आप 1/6 जितने वोट पड़े हैं उनका 16.6% वोट अगर आप गेट नहीं करते हो तो आपकी जमानत राशि क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, तो ये जमानत राशि वर्तमान में कितनी है, पार्षद के चुनाव के लिए जनरल कैंडिडेट के लिए 5 है, और SC ST के लिए इसकी आधी है, 2,500। ठीक है, विधानसभा में ये राशि कितनी है, जनरल कैंडिडेट के लिए 10,000 है, SC ST के लिए उसकी आधी है यानी 5,000, और लोकसभा में राशि कितनी है, 25,000, और जनरल कैंडिडेट के लिए कितनी है, हाफ। ठीक है, जनरल कैंडिडेट का हाफ राशि जो है SC और ST के लिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे काम कौन करता है, आपका इलेक्शन कमीशन करता है। ठीक है, तो ये फंक्शन थे इलेक्शन कमीशन के जिनको आप अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन सी चुनाव समितियां बनी हैं।
ठीक है। चुनाव सुधार कमीशन कौन कौन से हैं, वहाँ से भी कई बार छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपका 2 नंबर का छोटा क्वेश्चन आ सकता है। तो कौन कौन सी जो है चुनाव सुधार जो समितियाँ बनी हैं, उसमें सबसे पहले आती है तारेकुंडे समिति। ठीक है, तारेकुंडे जो थे वो महाराष्ट्र के थे, ठीक है, और एक रिपोर्ट आई थी एक संस्था के द्वारा जिसका नाम था सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी, सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है। और उसने कहा था कि चुनाव की प्रक्रिया में कुछ सुधार होने चाहिए, ठीक है। उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी वो कब दी थी, 1975 के अंदर, ठीक है, 1975 में। तो क्या क्या सुझाव दिए थे तारेकुंडे समिति ने, तो जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो छोटे क्वेश्चन है उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि निर्वाचन आयोग को एक सदस्य की जगह बहु सदस्य बनाया जाना चाहिए, ये सुझाव किसने दिया था, तो ये सुझाव दिया था तारेकुंडे समिति के द्वारा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका जो पूछा गया, मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर देनी चाहिए, ये भी सुझाव जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, तारेकुंडे समिति के द्वारा दिया गया था। फिर उन्होंने एक सुझाव और दिया कि जो भी लोग राजनीतिक दलों को डोनेशन देते हैं तो उस डोनेशन के अंदर क्या मिलनी चाहिए, छूट मिलनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट सुझाव इन्होंने क्या दिया कि जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उनमें जो नामांकन भरते टाइम जो शुल्क जमा होता है 2000 की बजाय नामांकन शुल्क कितना करना चाहिए, 1000 करना चाहिए, ठीक है। तो जो मेन सुझाव है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो 2 मेन थे इसके, एक तो आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर देना, दूसरा निर्वाचन आयोग को एक सदस्य की जगह बहु सदस्य बना देना, ठीक है। तारेकुंडे समिति आपसे पूछी जा सकती है कौन सी संस्था के द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी की गई थी, तो उस संस्था का नाम था सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी नामक संस्था थी, ठीक है। उसके बाद है आपकी नेक्स्ट समिति है दिनेश गोस्वामी समिति, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट समिति है बच्चों। दिनेश गोस्वामी समिति के द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण सुधार का सुझाव दिया गया वो था पहचान पत्र जारी करना। जो दिनेश गोस्वामी थे उन्होंने कहा कि भाई कौन व्यक्ति वोट डाल रहा है वो भारतीय सिटीजन है या नहीं है, हमें ये कैसे पता चलेगा, वो कोई भी लाइसेंस बनवा रहा है या उसके द्वारा वोट डाल रहा है या राशन कार्ड से वोट डाल रहा है। उन्होंने कहा कि एक सॉलिड प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। और इस वजह से उन्होंने सजेशन दिया कि आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, उनके पास पहचान पत्र होना चाहिए, तभी वो क्या है वोटर कार्ड होना चाहिए, तभी वो वोट डाल सकता है। तो वोटर कार्ड का सजेशन ये पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, वोटर कार्ड का जो सजेशन दिया था वो किसने दिया था, दिनेश गोस्वामी समिति ने दिया था। इसका गठन हुआ था 9 मई 1990 को, ठीक है। उस टाइम पर राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी, वीपी सिंह की सरकार थी। ये सजेशन काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। उसके बाद इन्होंने एक सजेशन और दिया कि जो इलेक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा करवाया जाना चाहिए, ठीक है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है पूरे भारत में 2004 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा क्या किया गया था, पूरे भारत में चुनाव करवाया गया था। इससे पहले भी 1998 में विधानसभा के चुनाव इस मशीन से हो चुके थे, ठीक है। और गोवा पहला राज्य बना था जिसमें पूरे देश में जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट हुए थे। दूसरी बात इन्होंने दूसरा सजेशन क्या दिया, अगर कोई भी पद खाली हो जाता है तो वो 6 महीने के अंदर अंदर क्या हो जाना चाहिए, भर जाना चाहिए, ठीक है। और एक सजेशन और काफ़ी अच्छा था कि अगर मान लीजिए जबरन किसी मतदान केंद्र के ऊपर कब्जा किया गया है तो वहाँ पर तुरंत क्या करवाने चाहिए, चुनाव करवाए जाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो समिति थी के संतानम समिति थी, ठीक है। इन्होंने क्या सुझाव दिया, आपका क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी समिति ने सुझाव दिया कि जो भी चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की जानी चाहिए, तो संतानम समिति थी जिन्होंने ये सुझाव दिया। और मतदाता सूचियों को अपडेट करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, ठीक है। और समय समय पर क्या करना चाहिए, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाना चाहिए। तो के संतानम समिति, ठीक है, ये उनके सुझाव थे। मेन सुझाव क्या था कि मेन सुझाव क्या था कि समय समय पर मतदाता सूचियों को अपडेट करना
और सबसे इम्पोर्टेंट जो सुझाव दिया इन्होंने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का दिया। ठीक है, नेक्स्ट समिति है आपकी इंद्रजीत समिति। इंद्रजीत समिति जो है, आप ध्यान रखिए इस बात का, इसको 1998 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक वरिष्ठ सांसद थे इंद्रजीत गुप्ता, उसकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। और इन्होंने क्या सलाह दी कि जितना भी चुनाव में खर्च होता है उस खर्च को सरकार के द्वारा उठाया जाए। इन्होंने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष 600 करोड़ रुपए की राशि का योगदान दिया जाना चाहिए। यानी राजनीतिक दलों को चुनाव खर्च के लिए पैसा देने के लिए जो सजेशन दी है वो किसने दी है, इंद्रजीत समिति ने दी है। देखिए, आपसे छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है या है, तो आपको पता होना चाहिए चुनाव सुधार से संबंधित ये समितियां बनी हैं, तारेकुंडे, दिनेश गोस्वामी समिति, के संथानम समिति, शेषन समिति, इंद्रजीत समिति। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण समितियां थी जिन्होंने कहा कि चुनाव के अंदर क्या होने चाहिए, रिफॉर्म होने चाहिए। तो आज हमने किया है इलेक्शन कमीशन के क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या फंक्शन है उसके, ठीक है, और कौन कौन से चुनाव सुधार के लिए सलाह दी गई है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।